आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं तेरा फितूर भाग 12। दोस्तों, आप सभी ने तबीयत के बारे में पूछा, हमें बहुत अच्छा लगा। सभी का अलग अलग जवाब देना संभव नहीं था, इसीलिए यहाँ आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी की ब्लेसिंग से आप पहले से बेटर हैं। चलिए अब चलते हैं कहानी की ओर। रास्ते भर में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दीक्षा पहले ही घबराई हुई सी थी, वो बात करने के मूड में नहीं थी। सक्षम की मम्मी की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। अपने इकलौते बेटे को इस हाल में देखना उनके लिए कई मौत मरने जैसा था। दोनों घबराते दिल के साथ जेल परिसर में कदम रख चुकी थी। सारी औपचारिकताएं होने के बावजूद उसे विजिटर्स रूम में ले जाया गया। उसकी मम्मी वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। सक्षम कुर्सी पर बैठा हुआ था। दाढ़ी बड़ी हुई थी, चेहरे की चमक खो चुकी थी। उदास थका हुआ सा चेहरा फर्श पर टकटकी लगाए देख रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। दीक्षा ने धीरे से कहा, सक्षम सिंह ठाकुर। उसे सामने देखकर वो इतना हैरान रह गया कि उसे घूर घूर कर देखने लगा, जैसे विश्वास करने की कोशिश कर रहा हो कि सामने उसकी दीक्षा ही है, कोई और नहीं। जैसे ही दीक्षा ने उसके चेहरे को छुआ, सक्षम फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया दीक्षु, संजना ने मुझे जानबूझकर फंसाया है। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है सक्षम। अब रोना बंद कर, जल्दी से ये बता कि ये सब हुआ कैसे। एक दिन कॉलेज से निकलते समय फिजिक्स लैब की चाबी गलती से मेरे जेब में रह गई थी। रास्ते में जब मुझे इस बात का ध्यान आया तो मैं दोबारा कॉलेज गया चाबी रखने के लिए। सोचा अब वापस आया ही हूँ तो एक बार जाकर लैब भी चेक कर लूँ कि कहीं गलती से खुली तो नहीं रह गई। लैब के साथ एक स्टोर रूम है, उसमें पुराना फर्नीचर और बाकी सामान पड़ा रहता है। लैब बंद करके निकल ही रहा था कि स्टोर रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती सुनाई दी। मैंने पास जाकर देखा तो स्टोर रूम के बाहर लॉक नहीं था। जैसे ही हल्का सा दरवाज़ा खोला तो सामने संजना और राहुल एक दूसरे के साथ। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे उनकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कॉलेज में ये सब हरकतें बर्दाश्त से बाहर थी। मुझे सामने देखकर दोनों ही पूरी तरह घबरा गए थे। दोनों ने अपने कपड़े ठीक किए और सॉरी सॉरी के रट लगाने लगे। प्लीज़ सर, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। ये बात प्रिंसिपल तक पहुंची तो हमें कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। नाम तो कटेगा ही और ऊपर से जो बदनामी होगी वो अलग। राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। संजना चुपचाप खड़ी थी। मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं था। दिल तो कर रहा था दोनों को एक एक लगा दूं, लेकिन फिर अपने आप को रोक लिया। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। कॉलेज में पढ़ने आते हो या ये सब करने? ये गलती माफ़ी के लायक नहीं है। दोबारा से ऐसा कुछ हुआ तो मैं माफ़ नहीं करूँगा, सीधा प्रिंसिपल सर से तुम्हारी शिकायत कर दूँगा। राहुल सॉरी सॉरी कह रहा था। संजना ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मैं उन दोनों को छोड़कर वहाँ से निकल गया था। थोड़ी दूर ही पहुँचा था कि राहुल भागता हुआ मेरे पास आया। सर, संजना अचानक से चक्कर खाकर गिर गई है। लगता है आपकी वार्निंग से वो डर गई है। प्लीज़ चलकर देखिए ना। मैं वहाँ गया तो देखा वो ज़मीन पर गिरी हुई पड़ी थी। मैंने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की वो मुझसे चिपक गई, वो भी ऐसे जैसे मैंने उसे ज़बरदस्ती पकड़ा हो और वो खुद को मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। वो रोते हुए बार बार मुझे छोड़िए सर, मुझे छोड़िए सर कह रही थी। राहुल फ़ोन से वीडियो बनाने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद उसने मुझे झटके से छोड़ दिया और राहुल को बाहर जाने के लिए कहा। फिर मेरे करीब आकर कहने लगी, सक्षम सर, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। राहुल तो सिर्फ टाइम पास है। आप चाहो तो ये वीडियो अभी डिलीट कर सकती हूँ, बस मेरी दो शर्तें हैं। एक तो मेरी और राहुल के बीच जो हुआ उस बात की शिकायत आप प्रिंसिपल को नहीं करोगे, और दूसरी शर्त मैं आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ। इस सौदे में आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपकी गर्लफ्रेंड तो वैसे भी दिल्ली में है, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी मेरे साथ वक्त बिताने के बाद आप उसे चुटकियों में भूल जाओगे। उसकी हरकतों ने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया था। मैंने किसी लड़की का ऐसा रूप पहली बार देखा था। मुझे चुप देखकर वो मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगी और गुस्से से मैंने उसे पीछे धकेल दिया, जिससे वो गिर पड़ी। उसने मुझे धमकी दी कि वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैं उसकी बात अनसुनी करके वहाँ से निकल गया। मैंने सोचा था अगले दिन उसकी शिकायत प्रिंसिपल सर से कर दूंगा, पर रात को ही पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ गई। बस तब से यही हूँ। सब लोग जानते हैं कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। मेरा फ़ोन, लैपटॉप सब इनके पास है। इन्होंने मुझे किसी को फ़ोन तक नहीं करने दिया। सक्षम की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे तुझ पर भरोसा तो है ना दीक्षु? जितना रोना है आज रो ले। आज के बाद रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। तूने कुछ गलत नहीं किया, चिंता मत कर। बाबा जी उस संजना की वाट ज़रूर लगाएंगे। सुन, मेरी आईटी कंपनी में जॉब लग गई है।
उसी के ट्रेनिंग के लिए यहाँ आई हूँ। अनमोल हमारे साथ है पर पापा जी नहीं हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तेरा दीक्षु सब संभाल लेगा। ये सुनकर तो वो और भी भावुक हो गया था। दीक्षा, अगर तुझे मुझसे ब्रेकअप करना है तो कर सकती है, वैसे भी मेरा कोई भविष्य नहीं है। ये सुनकर दीक्षा ने उसे जोर से हाथ में चिमटी काट दी, जिससे उसके मुंह से जोर से आह निकली। कान खोल कर सुन ले, अब तू कोई नेगेटिव बात नहीं करेगा। तेरा भविष्य मैं हूँ और मेरा भविष्य बहुत ब्राइट है, क्योंकि बाबा जी मेरे साथ हैं। जेल में खाली समय हमारे उज्जवल भविष्य के बारे में सोचने में लगा। तेरे बच्चों की मम्मी तो मैं ही बनूंगी। उसकी क्यूट सी डिम्पल वाली स्माइल देखकर सक्षम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मिलने का समय खत्म हो गया था। दीक्षा ने जाते हुए उसे भरोसा दिलाया कि वो उसकी मम्मी को अकेले नहीं पढ़ने देगी। 3 महीने बाद सक्षम के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। जिंदगी में फिर से उम्मीद बंधी थी। जिसे वो कभी खुद पागल बकबक की मशीन कहता था, वो पागल नहीं, सबसे ज़्यादा समझदार और हिम्मती थी। वो उसकी दीक्षा थी, उसका तोता, उसका सफ़ेद कुआ, मिक्की माउस, सब कुछ थी। दीक्षा ने सक्षम को तो भरोसा दिला दिया था कि वो सब कुछ संभाल लेगी, पर समस्या ये थी कि वो संभालेगी कैसे। उसकी तो दूर दूर तक ना किसी वकील से जान पहचान थी और ना ही किसी पुलिस वाले से। सक्षम के घर पहुंचकर उसने उसकी मम्मी को खाना बनाने पर लगा दिया था, ये कहकर कि उसे ज़ोरों की भूख लगी है। अब वो ऐसी ही थी। उसकी मम्मी को दिन रात रोते हुए देखकर वो तंग आ गई थी, इसीलिए उसने उन्हें काम पर लगा दिया था। उन्हें भी बात थोड़ी खटकी तो थी, लेकिन क्या करती, वो उनकी आखिरी उम्मीद बनकर जो उभरी थी। इस नाते कुछ कह नहीं सकती थी। कोई रिश्ता ना होते हुए भी सक्षम के बारे में पता करने आई। जेल में भी मिलने गई और ऊपर से उनके साथ वीकेंड पर भी रह रही थी। उन्हें जिस भावनात्मक सहयोग की ज़रूरत थी, दीक्षा उन्हें दे रही थी। दीक्षा ने कपड़े बदलकर सक्षम की टी शर्ट पहन ली, जो उसके कंधों पर झूल रही थी। फिर उसने टीवी ऑन करके कार्टून लगा दिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी जोकरगिरी देखकर उन्हें गुस्सा आ गया था। वो दनदनाती हुई रसोई से आई और उसे डांटने लगी। ये क्या तरीका है दीक्षा, तेरा दिमाग कहाँ है? मेरा सक्षम जेल में है और तू यहाँ बैठकर कार्टून देख देख कर हंस रही है। थोड़ी तो शर्म कर। तूने मेरे सक्षम की टी शर्ट क्यों पहनी है? उसने उसकी मम्मी का हाथ पकड़ा और उन्हें सोफे पर बैठा दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आंटी, सक्षम को 3 महीने हो गए हैं जेल में, और वहाँ से बाहर आने में ना जाने कितना समय लग जाएगा अभी। रही बात रोने की, तो 3 महीने रोकर आप रोने का कोटा पूरा कर चुकी हैं। आपके रोने से वो बाहर आने से रहा, लेकिन आप बीमार हो जाएंगी। ज़्यादा रोने से तबीयत के साथ घर का माहौल भी ख़राब हो रहा है। आपकी सेहत ठीक रहेगी तभी तो सक्षम के लिए कुछ कर पाएंगी। हमें उसकी ताकत बनना है, कमज़ोरी नहीं। रही बात उसकी टी शर्ट की, तो मुझे पहनने का हक है। आपकी अनऑफिशियल बहू मैं ही हूँ। मुझे उसके कपड़ों में देखकर ये सोचिए कि सक्षम घर में है। थोड़ी देर हंस लीजिए मेरे साथ कार्टून देखकर, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। और अगर आपको रोना है तो बता दीजिए, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। मैं ज़्यादा रोना धोना देख नहीं सकती। मुझे पता है सक्षम छूट जाएगा, इसलिए मातम बनाना बंद कीजिए। उसकी बातें सुनकर उन्हें सदमा लग गया था। हरकतें पागलों वाली लग ज़रूर रही थी, लेकिन असलियत में थी नहीं। उसकी बातें अपनी जगह सही थी। सक्षम के जेल में होने के बावजूद वो उनकी बहू बनने के लिए तैयार थी। ये बड़ी बात थी। जब तक सक्षम नहीं आ जाता तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तेरे आने से थोड़ा दिल लग जाता है। मैं कोशिश करूँगी खुद को संभालने की। इसका मतलब आपको मैं बहू के रूप में स्वीकार हूँ? बेकार की बातें बंद कर दीक्षा, जब तक वक्त आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल सक्षम को कैसे बाहर निकालना है उस पर दिमाग लगा। वही तो समझ नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं, शाम को आपके मकान मालिक से बात करने चलते हैं। अगर मान गया तो अच्छी बात है, वरना फिर आपके रहने का कोई और इंतज़ाम करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दीजिए। इस समय रेगुलर इनकम का होना बहुत ज़रूरी है। मैं खाना खाने के बाद आपका प्रोफाइल बना दूंगी ऑनलाइन टीचिंग वाली वेबसाइट पर। जल्द ही आपको ट्यूशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर नहीं मिली तो क्या होगा दीक्षा, फिर कोई और रास्ता निकाल लेंगे। आंटी, पॉजिटिव सोचने में पैसे नहीं लगते। मुझे भूख लगी है, खाना ला कर दे दीजिए ना। अभी लाती हूँ। वो इतने हक से बात करती थी कि वो ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेती थी। इतना ऑर्डर तो कभी सक्षम भी नहीं चलाता था जितना दीक्षा चलाती थी। कभी कभी उन्हें ख्याल आता कि वो उनकी बेटी होती तो ज़िंदगी कितनी अलग होती। बेटे तो अपने में व्यस्त रहते हैं, बेटियां ही होती हैं जिनके होने से घर घर लगता है। काश दीक्षा उनकी बेटी होती। शाम को वो लोग मकान मालिक के पास चले गए थे बात करने के लिए। उन्हें देखते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों बहन जी, बेटा जेल से छूट गया क्या? कब छोड़ रही हैं मकान? इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती दीक्षा बोल पड़ी, नहीं अंकल जी, अभी नहीं छूटा। वो उसे हैरानी से देखने लगे। अंकल जी नमस्ते। सॉरी, मैं पहले कहना भूल गई थी। मेरा नाम दीक्षा सहगल है। मैं सक्षम सिंह ठाकुर की होने वाली बीवी हूँ और आंटी जी की होने वाली बहू। ये सुनकर वो और भी हैरान हो गए थे। सक्षम ने सगाई कब की? 6 महीने पहले।
अंकल जी ये सब छोड़िए, सक्षम जेल में है, इसीलिए यहाँ की महिलाओं को उससे कोई खतरा नहीं है। जब वो छूट कर वापस आ जाएगा तब आप जैसा चाहोगे वैसा कर लेंगे। फिलहाल के लिए आंटी जी को यहीं रहने दीजिए। इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, बहुत तनाव में है बेटे के जेल में होने की वजह से। कल रोते हुए कह रही थी कि अगर मकान मालिक ने ज़्यादा परेशान किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी और लेटर में उसका नाम लिख जाऊँगी। एक तो मेरा बेटा जेल में है और ऊपर से ये मुझे मकान खाली करने के लिए कह रहा है। अब इस उम्र में अकेली कहाँ जाऊंगी। मेरे समझाने पर मान तो गई हैं, लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ वीकेंड पर आती हूँ उनसे मिलने। मेरे पीठ पीछे कुछ कर लिया और आपका नाम लगा गई तो सोचिए आपका क्या होगा। मेरी मानिए, जब तक सक्षम जेल से बाहर नहीं आ जाता तब तक इन्हें रहने दीजिए, बाकी किराया आपको समय पर मिलता रहेगा। दीक्षा की बातों ने मकान मालिक और आंटी जी को सदमे में डाल दिया था। वो तो उसकी बातें सुनकर डर ही गए थे, क्योंकि आजकल आत्महत्या के मामले आम हो रखे हैं। वो कोई मुसीबत नहीं चाहते थे अपने सर पर। उन्होंने उन्हें कुछ और महीने रुकने की इजाज़त दे दी थी। दीक्षा के खुराफाती दिमाग ने आंटी जी को हैरान परेशान कर दिया था। घर पहुंचकर वो उसे डांटने लगी। दीक्षा, तूने झूठ क्यों बोला? मेरे दिमाग में कभी आत्महत्या का ख्याल नहीं आया, और अगर कभी गलती से आ भी गया तो मैं क्यों उनका नाम लेटर में लिख कर मरूंगी? आंटी जी, वक्त का कुछ भरोसा नहीं है। इंसान परेशानी में किसी भी हद तक जा सकता है। खैर, आपका काम हो गया ना, तो बस शांति रखिए। टेढ़े बंदे के साथ टेढ़ा बनना पड़ता है। अभी आप उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाती तो वो एक नहीं सुनता। आंटी जी मन ही मन बोली, इस लड़की को मैं कार्टून समझती थी, लेकिन ये तो बहुत तेज़ है। मुझे तो चारों खाने चित कर दिया है इसने। लड़का जेल में है, सगाई हुई नहीं है, और यह हर जगह खुद को मेरी बहू बताती फिर रही है। खैर, जैसी भी है तो अच्छी। मेरा सक्षम सीधा है, उसके लिए दीक्षा जैसी तेज़ लड़की ही ठीक है। एक ही मुश्किल है, बस बोलती ज़्यादा है, ऊपर से लाडू भी बहुत बनती है। फरमाइशें ऐसे करती है जैसे मैं इसकी माँ हूँ, सास नहीं। बहू वाला कोई गुण नहीं है इसमें। दीक्षा ने उन्हें कंफ्यूज करके रख दिया था। उसने खुद को उनकी होने वाली बहू घोषित तो कर दिया था, लेकिन हरकतें उसकी लाडली बेटियों वाली थी। दीक्षा और उसकी रूममेट के बीच गहरी तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। ऐसे ही एक दिन उसने आरुषि से पूछ लिया, इतनी बातें किससे करती हो फ़ोन पर? घर वालों से? ये सुनकर वो हंसने लगी। घर वालों के साथ भी कोई इतना फ़ोन पर बात करता है क्या? अपने मंगेतर से बात करती हूँ। 6 महीने बाद हमारी शादी है। लव मैरिज है क्या? हाँ, एक पार्टी में मिले थे। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार, और अब शादी होने वाली है। तुम्हारे घर वाले आसानी से मान गए? हाँ, हम दोनों ही मराठी हैं और जाति भी एक ही है, इसलिए कोई समस्या नहीं हुई। किस्मत वाली हो, वरना तो लव मैरिज में सबसे बड़ी समस्या माँ बाप ही हैं। सही कहा। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? हर वीकेंड पर कहाँ जाती हो? मेरी एक आंटी रहती हैं यहाँ, उन्हीं से मिलने जाती हूँ। उनका बेटा जेल में है, रेप के झूठे आरोप में। वो कॉलेज में प्रोफेसर था, उसी की एक स्टूडेंट ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, क्योंकि उसने उसके साथ संबंध बनाने से मना कर दिया। हमारे देश का कानून तो तुम जानती हो। वो लोग बहुत परेशान हैं। ये सुनकर वो हैरान हो गई थी। पूरा मत मानना, कहीं ऐसा तो नहीं वो सच में दोषी हो। कोई लड़की भला इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? मैं जानती हूँ उसे, वो इस तरह का लड़का नहीं है, बहुत शरीफ है। वो लड़की उस पर लाइन मारती है, यह हम लोगों को पहले से पता था। कहा भी था उससे बचकर रहे, लेकिन जो किस्मत में होना होता है वो होकर रहता है। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला है पुलिस में, या फिर वकील हो? मेरी ननद वकील है, पर पता नहीं वो ये केस लेगी भी या नहीं। उसे रेपिस्ट से सख्त नफरत है। आरुषि, वो रेपिस्ट नहीं है। सिर्फ लड़की के बयान के आधार पर तो लड़कों को रेपिस्ट नहीं ठहराया जा सकता ना। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? तुम दोनों की दोस्ती कैसे हुई? उसने हैरान होकर पूछा। दीक्षा के मुंह से उसके लव स्टोरी सुनकर वो वाकई में हैरान हो गई थी। उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? दीक्षा ने उसे फ़ोन पर उसकी तस्वीर दिखा दी। उसकी तस्वीर देखकर तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लड़का तो बहुत सुंदर है। इसको देखकर तो रणवीर कपूर का चेहरा ध्यान में आ रहा है। हाँ, उसी का डुप्लीकेट है। इसकी सुंदरता ही इसको ले डूबी। ये बहुत शरीफ लड़का है, पहाड़ी है। पहाड़ी लोग ऐसे गंदे काम कभी कर ही नहीं सकते। तुम अपनी ननद से एक बार मुझे मिलवा दो, बाकी मैं सब संभाल लूँगी। दीक्षा, वो काफ़ी बड़ी वकील है, व्यस्त रहती हैं। मैं उनसे बात करके देखूँगी। बाकी वो तुमसे मिलेंगी कि नहीं ये मैं कह नहीं सकती। कोई बात नहीं, तुम कोशिश तो करके देखो, हो सकता है बात बन जाए। दीक्षा ने सक्षम की मम्मी को ऑनलाइन ट्यूशन का काम शुरू करवा दिया था और उन्हें अच्छी तरह से समझा भी दिया था कि कंप्यूटर पर काम कैसे करना है। वो खुश थी, चलो इसी बहाने कुछ इनकम तो होगी। वो चाहती तो वो रात को रुक जाए, लेकिन दीक्षा को ऑफिस के दोस्तों के साथ संडे को घूमने जाना था, इसीलिए वो रात को रुकी नहीं। ये बात उन्हें थोड़ी चुभी थी।
मन कह रहा था सक्षम जेल में है और ये दोस्तों के साथ घूम फिर रही है। इसे सच में उसकी कोई चिंता है भी कि नहीं। कुछ दिनों बाद वो जब सक्षम से मिलने गई तो उन्होंने उसे सारी बातें बताई। मकान मालिक और मम्मी की आत्महत्या वाली बात सुनकर तो वो बुरी तरीके से हंसने लगा था। ये बात सुनकर उसे बहुत खुशी हुई कि उसने मम्मी का ऑनलाइन ट्यूशन का काम शुरू करवा दिया था। वो उसकी तारीफें भी करती जा रही थी और साथ में बुराई भी। सक्षम लड़की अच्छी है लेकिन थोड़ी अजीब है। मुझ पर ऑर्डर ऐसे चलाती है जैसे मैं उसकी माँ हूँ। घर के कामों में उसे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। घर में तेरी टी शर्ट पहनकर घूमती है और तेरे कमरे में सोती है। कार्टून देखना तो अब भी जारी है। पिछले शनिवार रुकी नहीं। संडे को उसे दोस्तों के साथ घूमने जाना था। कभी कभी यकीन नहीं होता कि तुझसे प्यार करती है भी या नहीं। मम्मी वो जो कर रही है सही कर रही है। मेरी वजह से इस समय उसकी ज़िंदगी में जो तूफान आया है उससे लड़ने के लिए हिम्मत बटोर रही है। खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रही है। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो भाग जाती और वो मेरे साथ डटकर खड़ी है। ऊपर से आपका भी ख्याल रख रही है। मुझे हंसने बोलने वाली दीक्षा पसंद है, चुपचाप उदास रहने वाली नहीं। वो छोटे बच्चे की तरह है। उसे खुश रहने दो। जितना घूमेगी फिरेगी उतना अच्छा है। अब वो उसकी टी शर्ट क्यों पहनती है ये बात वो उन्हें समझा नहीं सकता था। उसकी सारी बातें इसी ओर इशारा कर रही थी कि दीक्षा उसे बहुत प्यार करती है। वो उसकी उम्मीद थी। उसी के सहारे जेल में दिन काट रहा था। उसने अपनी मम्मी से जाते हुए कहा, मम्मी उसे आप अपना सक्षम समझो। जैसे प्यार से मुझे खाना बनाकर खिलाते हो वैसे ही उसे भी खिलाओ। वो सबकी लाडली है घर में, इसीलिए थोड़ी लाडू बनती है। आप भी उसे अपना लाडला बना लो। वो बहुत प्यारी है। जैसे छोटा बच्चा घर में सबका मन लगाए रखता है ना, वो भी ठीक वैसे ही है। घर में रौनक बनाए रखती है। उसकी मम्मी ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। अभी उन्हें दीक्षा से इस हद तक प्यार नहीं हुआ था जो वो उससे इस तरह से व्यवहार कर पाती। अभी तक तो वो इतना ही समझ पाई थी कि लड़की अच्छी है। दीक्षा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सक्षम की समस्या का हल कैसे निकाले। उसने सोचा क्यों ना इस बारे में बंटी से बात की जाए। बच्चा छोटा था लेकिन था बहुत अक्लमंद। वो अपनी सीधी सादी भाषा में बड़ी बड़ी मुश्किलों का समाधान चुटकियों में कर देता था। उसने ऋतु को फ़ोन लगाया। आजकल वो शाम को उसी के पास होता था। ऋतु बंटी आया है तो ज़रा उससे फ़ोन दे। पहले मुझसे तो बात कर ले, तुझसे बाद में बात करूँगी, पहले बंटी को बुला। उसने बंटी को आवाज़ लगाई। वो उछलता कूदता आ गया। उसे लगा ऋतु ने उसे खाने के लिए बुलाया है। दीदी मेरा पेट भर गया है, मैं अब और नहीं खाऊंगा। ऐसा कर दो टिफ़िन में भर दो, मैं घर ले जाकर खा लूँगा। दीक्षा उसकी बातें सुनकर हंस पड़ी थी। लगता है ऋतु के बदले का यही खा रहा है। बंटी बेटा खाने का प्रोग्राम अब खत्म हो चुका है। जो मिलेगा कल मिलेगा। दीक्षा का फ़ोन है, उसे तुझसे बात करनी है। दीक्षा का नाम सुनते ही तो वो खुश हो गया था। हेलो नमस्ते दीदी, आप कैसे हो? वापस कब आओगे? मैं अच्छी हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगी। तू कैसा है? ऋतु के बेबी के हिस्से का सारा खाना तो नहीं खा जा रहा ना? नहीं दीदी, मैं थोड़ा सा खाता हूँ, वो भी उसको सिखाने के लिए कि शेयर करके खाना चाहिए। ये सुनकर दीक्षा और ऋतु दोनों हंसने लगे। एक नंबर का बदमाश है ये लड़का। अच्छा मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। एक लड़की ने ऑफिस में चीटिंग की है और मेरा नाम लगा दिया है। मैंने सबसे कहा कि मैंने नहीं की है, फिर भी कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। अब तू बता मैं क्या करूं? दीदी उसके मम्मी पापा से उसकी शिकायत कर दो। मम्मी पापा के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। हम लोग शैतानी करते हैं ना क्लास में, तो हमारी टीचर कहती है तुम सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर तुम 5 मिनट में चुप नहीं हुए तो तुम्हारा वीडियो तुम्हारे पेरेंट्स और प्रिंसिपल मैम के पास पहुंच जाएगा। बस फिर एक डर से हम सब चुप बैठ जाते हैं। आइडिया तो तूने अच्छा दिया है बंटी। पेरेंट्स और कैमरे से तो सभी डरते हैं। आई लव यू बंटी। जैसे ही सैलरी मिलेगी तेरे लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट भेज दूंगी ऑनलाइन। ये सुनकर वो खुशी से कूदने लगा था। ऋतु ने तो उसे प्यार से उसकी पप्पी ही ले ली और दीक्षा मन ही मन कह रही थी मेरे बंटी बाबा को किसी की नज़र ना लगे। बंटी मेरा सच में बेस्ट फ्रेंड है। आरुषि ने अपनी ननद पूजा से दीक्षा और सक्षम के बारे में बात की तो वह पहले मानी नहीं, फिर उसके जोर डालने पर मिलने के लिए राजी हो गई। पूजा, दीक्षा और आरुषि एक कॉफ़ी शॉप में मिले थे। एक दूसरे से परिचय होने के बाद दीक्षा ने अपनी बात कहनी शुरू की। थैंक यू पूजा जी, आप मिलने के लिए आई। सक्षम पीएचडी में फर्स्ट क्लास है और कॉलेज में प्रोफेसर था। उसी की स्टूडेंट संजना ने उस पर रेप का इल्ज़ाम लगाया है। बिना किसी ठोस सबूत के उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 3 महीने से वो जेल में बंद है। उसका फ़ोन, लैपटॉप सब उनके पास है। संजना के बारे में मुझे शुरू से पता था। उसके कलीग्स को भी इस बारे में पता है कि वो उस पर लाइन मारती थी। हो सकता है सक्षम तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हो। क्या पता खुद को बचाने के लिए वो उसे चरित्रहीन साबित करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा नहीं है पूजा जी, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जब उसने मेरे साथ ही कभी कोई गलत बात नहीं की तो वो किसी और के साथ कैसे कर सकता है? वो उसे भला क्यों फंसाएगा?
वो कॉलेज के ट्रस्टी की बेटी है और ऊपर से उसकी स्टूडेंट। इतनी अकल तो उसे भी है कि उसके साथ वो कोई गलत काम करेगा तो बदनाम वही होगा। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, वो बहुत शरीफ लड़का है। उसने चुपचाप मेरे भाई की मार खाई थी जब हमारे बारे में पता चलने पर अनमोल ने उसे पीटा था। बेचारे ने पुलिस कंप्लेन भी नहीं की। वो मुझसे प्यार करता है, वो ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता। इस बात की गारंटी मैं ले सकती हूँ। उसके पापा भी नहीं हैं, मम्मी बेचारे इधर उधर उसके लिए भाग दौड़ कर रही हैं। मिडिल क्लास शरीफ लोग हैं। आप ही सोचिए उसकी मम्मी के लिए कितना मुश्किल है अकेले सब कुछ संभालना। आप अपनी फीस की चिंता मत कीजिए, वो मैं और उसकी मम्मी मिलकर धीरे धीरे चुका देंगे। हाँ, पर थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिएगा, क्योंकि मेरी अभी अभी नौकरी लगी है और मेरे घर वाले हमारी शादी के पहले से खिलाफ हैं। वो अगर गलत होता तो मैं उसका साथ कभी नहीं देती। एक बार आप उससे मिल लेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि वो कितना शरीफ है। दीक्षा हो गया कि कुछ और बोलना बाकी है। पूजा ने उसे गौर से देखते हुए कहा, सॉरी, मुझे ज़्यादा बोलने की आदत है। देखो दीक्षा, मेरी बात ध्यान से सुनो। बलात्कार के जुर्म में लड़की की गवाही को ही पहला सबूत माना जाता है। उसी के आधार पर कार्रवाई की जाती है। संजना कॉलेज के ट्रस्टी की बेटी है। जाहिर है कॉलेज का स्टाफ सच जानते हुए भी सक्षम का साथ नहीं दे पाएगा। उसका साथ देने का मतलब है अपनी नौकरी से हाथ धोना। बिना सबूतों के जेल से छूटना नामुमकिन है। तुम्हारे विश्वास पर विश्वास करके मैं सक्षम का केस हाथ में ले रही हूँ। आजकल लड़कियां कानून का गलत फ़ायदा उठाकर लड़कों को फंसाने में लगी हुई हैं, फिर वो चाहे बलात्कार का झूठा मामला हो या फिर दहेज का। इन लोगों को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि इनके गलत आरोप से न सिर्फ लड़के की ज़िंदगी बल्कि उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये एक गहरी चिंता का विषय है जो कानून औरतों की सुरक्षा के लिए है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए बनाए गए हैं। आज कई महिलाएं उसी कानून के धज्जे उड़ाने पर तुली हुई हैं। तुम उसकी मम्मी को कहो कि वो उसके पुराने वकील से उसका केस वापस ले ले। जल्द ही उससे मिलने का कार्यक्रम बनाते हैं। आरुषि और दीक्षा खुश थे कि पूजा सक्षम का केस लड़ने के लिए तैयार हो गई है। दीक्षा ने यह खबर उसकी मम्मी को फ़ोन पर सुना दी थी। उन्होंने दोनों को खाने पर बुलाया था, शुक्रिया कहने के लिए। कुछ समय बाद दीक्षा और पूजा सक्षम से जेल में मिलने गए। पूजा उससे अकेले में बात करना चाहती थी, इसीलिए दीक्षा बाहर ही रही। सक्षम को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। पूजा को देखकर वो हैरान था। उसने खुद का परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम पूजा पाटिल है, मैं तुम्हारी नई वकील हूँ। दीक्षा की रूममेट आरुषि की मेरे भाई से शादी होने वाली है, उसी के कहने पर मैं तुम्हारा केस लड़ रही हूँ। तुम्हें इस केस के बारे में क्या कहना है? यही कि मैं बेकसूर हूँ। उसने जो भी उस दिन कॉलेज में हुआ था वो विस्तार से पूजा को बता दिया। ये सुनकर उसने गहरी सांस ली। संजना की बेशर्मी ने उसे वाकई में हैरान कर दिया था। नाम संजना, कितना अच्छा था और काम कितने गंदे। सक्षम अपनी इस बात को साबित कर सकते हो? नहीं, क्योंकि उस समय मेरे, राहुल और संजना के सिवा उस समय वहाँ कोई नहीं था। स्टोर रूम में कैमरा नहीं है, अगर होता तो वहाँ की फुटेज मिल सकती थी। वहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉरिडोर में तो होगा। उन दोनों की और तुम्हारी स्टोर रूम में जाने वाली फुटेज भी मिल गई तो बात बन सकती है। हाँ, कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब वो वर्क करता है कि नहीं इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, उसके बारे में मैं पता कर लूँगी। दीक्षा कह रही थी तुम्हारे कलीग्स को ये बात पता है कि संजना तुम्हें पसंद करती थी। क्या वो इस बात की गवाही दे सकते हैं कोर्ट में? पता नहीं मैम, मैं कह नहीं सकता। पर जब मैंने इस बारे में स्टाफ से बात की थी तो उसकी चुपके से ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रख ली थी, मेरे फ़ोन में होगी। इन लोगों से इतनी बार फ़ोन मांगा पर इन लोगों ने दिया नहीं और ना ही किसी को फ़ोन करने दिया। तुम चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूँगी। वैसे ये रिकॉर्डिंग वाला आइडिया किसका था सक्षम? उसने मुस्कुराते हुए कहा, दीक्षा का। वो आई है क्या आपके साथ? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अभी भेजती हूँ। तुम्हारी दीक्षा को तुम पर विश्वास है और मुझे उसके विश्वास पर उम्मीद है कि सब अच्छा ही होगा। थैंक यू मैम मेरी मदद करने के लिए। थैंक यू मुझे नहीं, दीक्षा को कहो। कुछ ही सेकंड्स बाद दीक्षा अपनी क्यूट से स्माइल दिखाते हुए अंदर दाखिल हो गई। सक्षम, पूजा मैम कैसी लगी? तूने सारी बातें उन्हें अच्छे से बता दी ना? उसने हामी में सर हिलाया। सक्षम उसे देखे जा रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। दीक्षा लाडू बन गई। ऐसे क्यों देख रहा है? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? तू तो हमेशा अच्छा लगता है। तुझ पर मुझे इस समय इतना प्यार आ रहा है कि क्या बताऊँ। तूने इस मुश्किल घड़ी को भी आसान कर दिया। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ दीक्षा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। सक्षम, मुझे इमोशनल करने की ज़रूरत नहीं है इस समय। अभी मैं जितनी मेहनत तेरे लिए कर रही हूँ ना, उसका हिसाब लूँगी बाद में। ज़रा मैं भी तो सुनूं, तू क्या हिसाब लेगी? मैं टिपिकल संस्कारी बहू और बीवी बन नहीं सकती, तो तुझे मेरी सेवा करनी पड़ेगी। मुझे खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। मैं कोई भी काम ज़्यादा करता हूँ ना तो बोर हो जाता हूँ, इसलिए 3 टाइम का खाना नहीं बनाऊँगा। बड़ा महंगा सौदा है लेकिन मंजूर है। मैंने सुना है आजकल तू मेरी माँ से खाना बनवा रही है।
तो क्या करूं? 24 घंटे रोने से तो अच्छा ही है कि खाना ही बना लें। कम से कम इस बहाने उनका माइंड तो डाइवर्ट हो जाएगा। कार्टून उन्हें देखने में दिलचस्पी है नहीं, इसीलिए मैंने सोचा खाना ही बनवा लेती हूँ। तो चिंता मत कर, मैं उन्हें धीरे धीरे सेट कर दूंगा। ये सुनकर सक्षम जोर से हंस पड़ा था। उसने प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहा, तू मेरा लड्डू है, चल जा अब। तेरी बकबक कुछ और देर चली तो पुलिस वाले आ जाएंगे तुझे बाहर निकालने के लिए। मैं बकबक करता हूँ? मजाक कर रहा हूँ दीक्षा, अपना ख्याल रखियो। रूम के बाहर जो कांस्टेबल खड़ा था वो कान लगाकर दोनों की बातें सुन रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। एक बात थी कि जेल पे उसके साथ बुरा व्यवहार सिर्फ शुरुआत में हुआ था। उसकी दीक्षा और उसका अच्छा व्यवहार देखकर सब समझ गए थे कि उसे फंसाया गया है। सच तो सब जानते थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि ये कानून ही ऐसा था। और फिर इस तरह के पचड़ों में पड़ने का समय किसके पास था? आरुषि को दीक्षा की प्रेम कहानी किसी दिलचस्प फिल्म से कम नहीं लग रही थी। वो पूरी दिलचस्पी ले रही थी उसकी उलझी हुई कहानी को सुलझाने में। दोनों ने मिलकर हिडन स्पाई कैमरे तो खरीद लिए थे संजना की वाट लगाने पर समस्या ये थी कि उससे मिला जाए तो कैसे? डायरेक्ट मिलना तो संभव नहीं था। उसने सक्षम की मम्मी को फ़ोन किया। नमस्ते आंटी, आपके पास सक्षम के कलीग्स में से किसी का नंबर है क्या? हाँ, भावना मैडम का है। एक बार वो घर मिलने आई थी। तो ठीक है, आप मुझे उनका नंबर मैसेज कर दो। उनका नंबर मिलते ही उसने उन्हें फ़ोन कर दिया। हेलो, नमस्ते मैम, मेरा नाम दीक्षा सहगल है। मैं सक्षम सिंह ठाकुर की गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे आपसे मिलना था। दीक्षा, मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इस मामले में मैं क्या, स्टाफ का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हम लोग मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ मैम, लेकिन प्लीज़ एक बार मिल लीजिए सक्षम की खातिर। वो ऐसे गुनाह की सज़ा भुगत रहा है जो उसने किया भी नहीं है। मैं आपको उस लड़की के खिलाफ कोर्ट में आकर गवाही देने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस मिलने के लिए कह रही हूँ। सक्षम बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में है। वो कहता है ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। उस संजना के कारण उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो गया। मुझे डर है कहीं वो आत्महत्या न कर ले। प्लीज़ मैम, एक बार मिल लीजिए। उसके 10 बार गिड़गिड़ाने के बाद उन्होंने हाँ की। दीक्षा ने मन ही मन कहा, बाबा जी झूठ बोलने के लिए सॉरी, पर क्या ही करती, वो मिलने के लिए मान ही नहीं रही थी और वैसे इतना झूठ भी नहीं कहा। ऐसे हालातों में मन में सुसाइड का ख्याल आना तो स्वाभाविक ही है। वो और आरुषि उन्हें कॉफ़ी शॉप पर मिलने गए थे। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, हेलो मैम, मैं दीक्षा सहगल, सक्षम की गर्लफ्रेंड हूँ और ये मेरी फ्रेंड आरुषि है। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? क्या आपने संजना को कभी सक्षम के साथ गलत हरकत करते हुए देखा था? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था जिसे गलत कहा जाए। एक दो बार वो सक्षम से टकराई ज़रूर थी और जब भी वो छुट्टी पर होता था तो उसके बारे में पता करने स्टाफ रूम में भी आ जाती थी। स्टूडेंट्स का अपने टीचर के प्रभावित होना सामान्य बात है। इसे किसी भी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता है। दीक्षा और आरुषि समझ गए थे कि वो उसके खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगी जो उन पर भारी पड़े। अच्छा मैम, संजना और राहुल से मिलना हो तो कैसे मिल सकते हैं? क्या दोनों अब भी रेगुलर कॉलेज आते हैं? हाँ, उन्होंने ऐसा क्या गलत किया जो कॉलेज नहीं आएंगे? देखिए, वो लोग कहाँ रहते हैं इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। कॉलेज के बाहर एक फूड पॉइंट है, कॉलेज के बच्चे अक्सर वहाँ जाते हैं। हो सकता है आप लोगों को वो वहाँ मिल जाए। बाकी आप लोग कॉलेज छूटने के बाद उनका बाहर इंतज़ार कर सकती हैं। वो तो ठीक है मैम, लेकिन हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? उन्होंने कॉलेज के फंक्शन में स्टूडेंट्स के साथ ली हुई ग्रुप फोटो उन्हें दिखा दी थी। सक्षम भी था उसमें और उसके पीछे खड़ी हुई लड़की की तरफ उंगली करते हुए कहा, ये संजना है, उसके साथ राहुल। वो अपनी बात खत्म करके काम का बहाना बनाकर निकलने लगी। तभी दीक्षा ने कहा, मैम, मैं बाबा जी से प्रार्थना करूंगी जो सक्षम के साथ हुआ वो आपके हस्बैंड या बेटे के साथ कभी ना हो। आजकल स्त्रियां पुरुषों पर झूठे आरोप लगाकर बहुत फंसा रही हैं। वो उसकी बात को अनसुना करके चली गई थी। कुछ दिनों बाद ऑफिस के हेड से लेकर दोनों सक्षम के कॉलेज पहुंच गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्हें राहुल और संजना आते हुए दिखाई दिए। दीक्षा ने उनके बाहर आते ही उन्हें पकड़ लिया। एक्सक्यूज़ मी, हम आपसे 5 मिनट के लिए बात कर सकती हैं क्या? वो उन्हें हैरानी से देखने लगे। हमने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? मैं आरुषि हूँ, सक्षम की कज़न, और ये मेरी फ्रेंड है दीक्षा। सक्षम का नाम सुनकर दोनों के चेहरे का रंग बदल गया था। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी उस घटिया इंसान के बारे में। चलो राहुल। संजना उसका हाथ खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगी। दीक्षा ने संजना के कंधे के पीछे से हल्के से दबाते हुए कहा, आप दोनों के मतलब की बात है। बिना बात किए यहाँ से निकल गए तो आप लोगों का ही नुकसान होगा, वो भी बहुत बड़े वाला। चलिए कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। संजना तो अभी भी अपनी तड़ी में थी और राहुल थोड़ा घबरा गया था। संजना की कार से चारों एक ऐसी जगह के लिए निकल गए जहाँ शांति ज़्यादा हो और भीड़ कम हो। मुंबई में ऐसी शांत जगह को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। वो उन्हें मॉल ले गई। वीकडेज में वैसे भी मॉल में भीड़ ना के बराबर होती है। वो एक कॉफ़ी शॉप के कॉर्नर वाली सीट पर बैठ गए। हाँ बोलिए, आपको क्या बात करनी है? संजना ने कहा।
मैं सक्षम से मिलने जेल में गई थी। उसने मुझे कहा कि उसके पास सबूत है कि तुम झूठ बोल रही हो। उसके पास तुम्हारा और राहुल का वीडियो भी है, आरुषि ने कहा। यह बात सुनकर संजना को गुस्सा आ गया और बड़बड़ाने लगी। एक नंबर का झूठा इंसान है। कोई भी लड़की कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, वो कभी किसी लड़के पर रेप का झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। मेरी इज्जत खराब करके उसे चैन नहीं मिला, जो वह मुझे झूठा और चरित्रहीन भी साबित करना चाहता है। दीक्षा ने उसकी तरफ पानी का ग्लास सरकाते हुए कहा, संजना शांत हो जाओ, लो पानी पियो और आराम से बात करो। आरुषि ने अपनी बात फिर से कही, मैं नहीं जानती असलियत में सच क्या है, लेकिन मेरे भाई ने मुझे यही सच बताया है। मैं तुम पर यहाँ इल्ज़ाम लगाने नहीं आई हूँ, सिर्फ उसका मैसेज पहुँचाने आई हूँ। उसने कहा है उसके पास इस बात का सबूत है कि तुम दोनों कॉलेज के स्टोर रूम में। ये सुनकर राहुल घबरा गया था और संजना खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश में लगी हुई थी। तभी संजना का फ़ोन बजने लगा। वो एक्सक्यूज़ मी कहकर बात करने चली गई। 2 मिनट बात करके आई तो हड़बड़ी में थी। मैं चलती हूँ राहुल, मम्मी का फ़ोन था, मुझे घर जाना पड़ेगा। तुम यहाँ से अपने आप चले जाना और हाँ, इन लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। उसके जाते ही दीक्षा ने कहा, जब ये सक्षम को फंसा सकती है तो तुम क्या चीज़ हो राहुल। कल को तुम्हें रेप के झूठे आरोप में फंसा दिया तो तुम क्या करोगी। वो ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे प्यार करती है। ये सुनकर आरुषि हंसने लगी। वो आपके सिवा किसी और से प्यार नहीं करती। वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, तुम सिर्फ उसके लिए टाइम पास हो। ऐसा उसने सक्षम से कहा था जब उसने तुम्हें स्टोर रूम के बाहर भेजा था। वो सक्षम को अपना खिलौना बनाना चाहती थी, जिसके साथ वो अपना मन बहला सके, पर उसने मना कर दिया और उस बात का फल वो जेल में भुगत रहा है। मैं मजाक नहीं कर रही, सच में उसके पास तुम्हारा वीडियो है। आरुषि ने उसे फ़ोन पर एक वीडियो खोलकर दिखा दिया। वीडियो में कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था, हल्का ब्लर था, पर देखकर इतना तो पता चल ही रहा था कि दोनों संजना और राहुल हैं। ये वीडियो देखकर वो बुरी तरह घबरा गया। दीक्षा उसे समझाने लगी, देखो तुम एक मिडिल क्लास लड़के हो, तुम्हारे इस वीडियो की खबर तुम्हारे परिवार और प्रिंसिपल के पास पहुंच गई तो सोचो तुम्हारा क्या हश्र होगा। संजना तो ट्रस्टी की बेटी है, वो तो बचकर निकल जाएगी, लेकिन फंसोगे तुम, जैसे सक्षम फंस गया है। अब तुम्हारे हाथ में है फैसला। याद रही, ये बात संजना तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सारी बातें सुनने के बाद उसने कहा, मैं सच बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो वाली बात मेरे परिवार या फिर कॉलेज तक पहुँचे। हम नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन संजना की गारंटी हमारी नहीं है। वो भी कम नहीं था, उसने भी सच कुछ इस तरह बताया कि दोनों सुनकर हैरान रह गई। पूरी क्लास को मालूम था कि वो सक्षम सर को पसंद करती है। जब वो पढ़ाते थे तो वो उन्हें घूरती रहती थी। कई बार उसने जानबूझकर टकराई भी। उसने उन्हें होम ट्यूशन देने के लिए भी कहा। वो उन्हें लाइन पर लाइन दिए जा रही थी, लेकिन वो उसे भाव नहीं दे रहे थे। एक दिन उन्होंने अपनी शादी की खबर से सबको चौंका दिया, पर इस बात से संजना को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर भी उन्हें लाइन देना नहीं छोड़ा। एक दिन सर को उसने बहाने से स्टोर रूम में बुलाया और उन्हें ज़बरदस्ती किस करने लगी। जब उन्होंने गुस्से में उसे पीछे धकेल दिया तो उसने उन पर रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। उसने बदला लेने के लिए आरुषि और दीक्षा को जो सबूत चाहिए था वो मिल गया था। दीक्षा ने होटल पहुंचकर पूजा को राहुल की रिकॉर्डिंग भेज दी। उसके बाद दीक्षा ने आरुषि से पूछा, वो राहुल और संजना वाले वीडियो का क्या राज है। मैं तो उसे देखकर हैरानी हो गई थी। मुझे लगा तुम झूठ बोल रही हो उन्हें फंसाने के लिए, पर जब वीडियो देखा तो मुंह खुला का खुला रह गया। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगी। सब फोटोशॉप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। मेरे मंगेतर का एक दोस्त है जिसे इस काम में महारत हासिल है, बस उसी ने ये काम करवाया है। टेक्नोलॉजी से आजकल कुछ भी संभव है। खैर, ये वीडियो सिर्फ उन्हें डराने के लिए बनवाया था, इसकी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है। थैंक यू आरुषि, तुमने मेरे और सक्षम के लिए किया है, उसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अपने मंगेतर को भी मेरी तरफ से थैंक यू कहना। इस उठापटक में समय इतनी जल्दी बीत जाएगा मैंने सोचा नहीं था। सिर्फ 1 महीना बचा है ट्रेनिंग का, उसके बाद दिल्ली जाना पड़ेगा। आगे का क्या सोचा है दीक्षा? मैं फ़ोन पर पूजा जी से बात करती रहूँगी, बीच बीच में संभव हुआ तो मुंबई का चक्कर लगाऊंगी। मेरी फैमिली, जॉब सब उधर है। सक्षम के जेल से छूटने के बाद ही आगे के बारे में सोचा जाएगा। जितनी मदद मैं कर सकती थी उतनी मैं कर चुकी हूँ। बाकी बाबा जी जाने और कोर्ट, सक्षम का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके जेल से छूटने का इंतज़ार करूंगी। ये सुनकर आरुषि भावुक हो गई थी। उसने प्यार से दीक्षा को गले लगा लिया। तुम्हारे जैसी पहली लड़की देखी है दीक्षा। बलात्कार का आरोप बहुत बड़ा होता है। ऐसे इंसान का साथ देना जिस पर यह आरोप लगा हो कोई आसान काम नहीं है। तुमने जो सक्षम और उसकी मम्मी के लिए किया वो काबिले तारीफ है। ऐसा प्यार तो किताबों में भी नहीं मिलता। दीक्षा बच्चों की तरह हंसने लगी। तुम मेरी यहाँ इतनी तारीफ कर रहे हो, मेरे माता पिता को पता चल गया ना कि मैं मुंबई में ये सब कर रही हूँ तो वो मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। उन्होंने पहले ही बोल रखा है अगर मैंने सक्षम से शादी की तो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। तुम्हारी लव स्टोरी में इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? क्योंकि उदास होकर हम जिंदगी की जंग जीत नहीं सकते। ऐसी बात नहीं है कि मैं रोती नहीं हूँ,
दरअसल मैं अपने हिस्से के आंसू बहा चुकी हूँ और मेरे ज़्यादा रोने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फिलहाल सक्षम के साथ साथ मेरा फोकस खुद पर और मेरे करियर पर भी है। एक बात पर मैं विश्वास रखती हूँ, जो खुद खुश रहता है वो दूसरों को भी खुश रख सकता है। इसीलिए मैं अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हूँ। वाह क्या बात कही दीक्षा, तुम्हारी इस बात ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। पूजा जी ने सक्षम का फ़ोन और लैपटॉप वापस ले लिया था, जो उसकी मम्मी को सौंप दिया गया था। उसकी बेल के लिए उन्होंने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन उसके केस में बेल मिलने की संभावना कम थी, क्योंकि बलात्कार एक गैर जमानती अपराध है। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी याचिका दायर की गई थी। दीक्षा की ट्रेनिंग का समय खत्म होने ही आ रहा था। दिल्ली जाने से पहले वो सक्षम से मिलने जेल गई थी। उसे देखते ही सक्षम ने उसे हल्के से गले लगाया। तेरे सब कारनामों के बारे में मुझे पूजा मैम से पता चला। मेरा तोता जेम्स बॉन्ड निकलेगा ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तूने तो मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया दीक्षु। अच्छा अब ये तारीफें छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरी ट्रेनिंग का समय खत्म होने वाला है। अगले हफ्ते मेरी दिल्ली की फ़्लाइट है। मैं तेरी मम्मी और पूजा मैम से फ़ोन पर बात करती रहूँगी। तू जल्दी जेल से छूट जाएगा। सारे सबूत तेरे पक्ष में हैं। तेरा केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला है। जब तू जेल से छूटेगा तब मैं तुझसे मिलने मुंबई आऊँगी। मेरे लिए बार बार आना संभव नहीं है। जेल से छूटने के बाद दिल्ली शिफ्ट हो जाना तुम लोग। मैं फ्लैट देख कर रखूँगी। अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत नए शहर में कर। वैसे भी मुंबई में आधी सैलरी तो किराए में चली जाती है। तेरे दिल्ली में सेटल होते ही हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और उसके बाद हम साथ रहेंगे अपने घर में। मुझे मेहंदी चूड़क कुछ नहीं चाहिए, बस सक्षम चाहिए। सब अच्छा होगा। अपने करियर, पैसे, किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार तो यहाँ से छूट जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तेरा दीक्षु सब संभाल लेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि दीक्षा सक्षम की है। उसकी बातें सुनकर सक्षम बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। दीक्षा के प्यार ने उसे निशब्द कर दिया था। दीक्षा जितना उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी उतना ही वो रोए जा रहा था। हार कर दीक्षा ने उसकी कमर में चिमटी काट दी जोर से, जिससे उसकी हल्की सी चीख निकल गई। सॉरी, तुझे चुप करवाने का कोई और रास्ता नहीं था। अजीब लड़का है, तू रोमांटिक बातें करने की बजाय रोए जा रहा है। तुझे रोमांस की पड़ी है और तेरे जाने की बात सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। तेरे बिना नहीं रह सकता दीक्षा। मज़ा नहीं आया इस बात सुनकर। बहुत पुराना डायलॉग है, कुछ नया बोल। तू सच में पागल है दीक्षा, सक्षम ने हल्के से उसके माथे को चूमते हुए कहा। सक्षम के दीक्षा, सक्षम के लिए सब कुछ है। ये सुनकर दीक्षा के गालों के डिम्पल्स और भी गहरे हो गए थे और उसके गहरे होते हुए डिम्पल्स को देख सक्षम के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। दीक्षा उसे सुनहरे भविष्य की उम्मीद देकर उसकी मम्मी के घर के लिए निकल गई थी। उसकी सरप्राइज विजिट ने उन्हें हैरान कर दिया था। चाहते सोफे पर धड़ाम से पड़ गई। आंटी ठंडा पानी और साथ में शरबत पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। वो चुपचाप जाकर उसके लिए पानी और शरबत ले आई। पानी पीकर वो उनकी गोद में सर रख कर लेट गई। उसकी इस अप्रत्याशित हरकत ने उन्हें इतना हैरान कर दिया था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। दिल में हल्का सा कुछ हुआ और वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। दीक्षा की सवारी कहाँ से आ रही है इस वक्त? सक्षम से मिलने गई थी, वहाँ से लोकल में आ रही हूँ। बस उसी में थक गई, रास्ते में कुछ खाया भी नहीं। वो ठीक है? हाँ आंटी, वैसे वो ठीक है, लेकिन जैसे ही उसे मैंने बताया कि मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रही हूँ, बच्चों की तरह रोने लगा। बड़ी मुश्किल से चुप करवा कर आ रही हूँ। तो अचानक से दिल्ली क्यों जा रही है? उन्होंने घबरा कर पूछा। मेरी 3 महीने की ट्रेनिंग खत्म हो गई है, इसीलिए अब अपने घर वापस जा रही हूँ। ये सुनकर उन्हें झटका लगा। उसके साथ 3 महीने इतनी जल्दी बीत गए पता ही नहीं चला। उससे ना चाहते हुए भी एक लगाव सा हो गया था। उसमें अच्छी बहू का कोई भी लक्षण नहीं था, लेकिन प्यारी बेटी होने के सारे गुण थे। वो ये भूल गई थी कि वो उनकी होने वाली बहू है। वो उन्हें अपनी बेटी लगने लगी थी। उसके जाने के बारे में सोचकर उनका दिल भर आया था। अपने आंसू को किसी तरह रोकते हुए उन्होंने कहा, दीक्षा तुझे भूख लगी होगी, तेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। वो उसके लिए सैंडविच बनाकर ले आई थी और साथ में कॉफ़ी भी। सैंडविच खाते खाते कहने लगी, आंटी पाँव में दर्द हो रहा है, मुंबई में बहुत चलना पड़ता है। मैं जब बाहर से थक कर आती थी ना, तो आते सोफे पर मम्मी की गोद में पाँव रख कर लेट जाती थी और मम्मी मेरे पाँव दबाया करती थी। मम्मी की याद आ रही है। वो उसकी इस बात का मतलब कुछ कुछ तो समझ रही थी, लेकिन वो इतनी भी खुले दिमाग की नहीं थी कि होने वाली बहू के पाँव दबाएं। दीक्षा ने चुपचाप सैंडविच खाए, रात को मटर पुलाव बनाने का ऑर्डर दिया और सक्षम के कमरे में जाने लगी। तभी अचानक से पीछे मुड़कर बोली, आंटी बस आज का दिन है, उसके बाद तो मेरा आपसे मिलना पता नहीं कब होगा, इसीलिए आज का खाना बनाकर खिला दो। सॉरी मैंने आपको बहुत परेशान किया। उन्होंने कुछ कहा नहीं और वो कमरे में जाकर लेट गई। पता नहीं क्यों उसके दिल्ली जाने की बात सुनकर उन्हें रोना आ गया और वो सक्षम की तरह रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो उसे कमरे में देखने आई। वो सक्षम की टी शर्ट पहने आराम से खर्राटे मारते हुए सो रही थी। उसे सोता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनका सक्षम सो रहा हो।
दिल में अचानक से उसके लिए प्यार उमड़ने लगा। उसके पैरों में उन्होंने तिल के तेल से हल्की सी मालिश कर दी। दीक्षा को पता तो चल गया था, लेकिन वो नींद से उठी नहीं। उसने मन ही मन बाबा जी से कहा, थैंक यू बाबा जी, मैं यही तो चाहती थी, मेरी साथ मुझे माँ की तरह प्यार करे, मेरा हर नखरा सहे जैसे कि मेरी मम्मी सहती हैं। रात को दोनों ने खाना खाया। खाने के बाद उसने अपने बैग से साड़ी निकाली और उनकी गोद में रख दी। आंटी, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, मैंने अपनी सैलरी से खरीदा है। मैं जानती हूँ मैं वैसे मम्मी जी की टाइप की बहू नहीं हूँ, लेकिन आमतौर पर होती है, लेकिन कोई बात नहीं। बहू अच्छी नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटी तो अच्छी हूँ ना। अब सोच लीजिए, मैं दूसरा सक्षम हूँ। जब सक्षम से मिलने जाएंगे तो ये साड़ी पहन कर जाइएगा। उसके कमरे में उसके लिए टी शर्ट भी रखी है। जब वो जेल से छूटेगा ना तो उसे मेरी दी हुई टी शर्ट पहन कर आने के लिए कहिएगा। इतनी बकबक कहाँ से करना सीखा तूने दीक्षा? क्या पता आंटी जी, इस राज का तो पता अब तक नहीं चल पाया। उसकी बातों ने उन्हें बहुत भावुक कर दिया था। वो उसके सामने रोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। साड़ी लेकर अपने कमरे में चली गई। रात को दीक्षा के साथ वो सक्षम के कमरे में सो गई थी। सुबह दीक्षा होटल वापस चली गई थी। कुछ दिन बाद दीक्षा के मना करने के बावजूद वो उसे एयरपोर्ट छोड़ने आई थी और साथ में उसके लिए उसका मनपसंद चकली चिवड़ा बनाकर लाई थी। दीक्षा ने उनके दिल पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि वो उन्हें दीक्षा बोलने की बजाय दीक्षु कहकर बुलाने लगी थी। दीक्षा दिल्ली पहुंच गई। अनमोल और बंटी उसे एयरपोर्ट लेने आए थे। रास्ते भर वो दीक्षा से मुंबई के बारे में सवाल करता रहा। फिर उसने कहा, दीदी आगे से मुंबई मत जाना, मैं आपके बिना बोर हो रहा था। मेरे साथ कोई कार्टून देखने वाला भी नहीं था। बंटी छूट कम बोल, रितु तेरे साथ कार्टून देखती तो थी, अनमोल ने उसे घूरते हुए कहा। भैया वो तब तक देखती थी जब तक आप ऑफिस से घर नहीं आ जाते थे। आपके ऑफिस से आने के बाद ना तो वो कार्टून देखती थी, ना ही मेरी तरफ। उसकी बातें सुनकर दीक्षा और अनमोल दोनों हंसने लगे। सच में बंटी का कोई जवाब नहीं था। वो अपनी तरह इकलौता सैंपल था। घर पहुंचकर वो मम्मी पापा और रितु से मिली। सब उसे देखकर बहुत खुश हुए। कुछ वक्त उनके साथ बिताने के बाद वो आराम करने कमरे में चली गई थी। शाम को मौका मिलते ही उसकी मम्मी ने उससे पूछा, तू सक्षम से मिली थी या नहीं? कहीं तू उसके साथ मुंबई में कोर्ट मैरिज करके तो घर नहीं आ गई? मुझे बेवकूफ़ मत समझ दीक्षा। मम्मी मैं उससे मिलने गई थी। उसके घर में रुकी भी थी और साथ में उसके कमरे में भी सोई थी, लेकिन अकेले। बाकी खाना उसकी मम्मी मुझे बनाकर खिला रही थी। सक्षम जेल में बंद है बलात्कार के झूठे आरोप में। उसके स्टूडेंट ने उस पर लगाया है। वो लड़की पहले से ही उस पर फिदा थी। जब वो उसके साथ संबंध बनाने के लिए नहीं माना तो उसने गुस्से में आकर उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। दीक्षा सक्षम से शादी करने का फैसला कर चुकी थी। अब वो जो करना चाहती थी डंके की चोट पर करना चाहती थी, इसीलिए उसने सब कुछ खुलकर बता दिया। ये सुनकर तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। शुक्र है भगवान का दीक्षा कि तू बच गई। अगर उसे तेरी शादी हो जाती तो तेरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती। अब वो तेरे क्या किसी भी लड़की के लायक नहीं है। मम्मी नेगेटिव बोलने से आपको पैसे मिल रहे हैं क्या? जो दिल खोल कर बोले जा रहे हो। कल को अनमोल के ऊपर कोई लड़की ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगा देगी तब क्या करोगे? बकवास बंद कर, मेरा अनमोल ऐसा नहीं है। अगर आपका अनमोल ऐसा नहीं है तो मेरा सक्षम भी ऐसा नहीं है। कभी सोचा है उस पर और उसकी मम्मी पर क्या गुजर रही होगी? हर आप क्यों दूसरों के दुख के बारे में सोचोगे? जिसने दुख सहा है वही दूसरों के दुख को समझ सकता है। उसकी बातें सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया था। तो और भी जवाब देना सीख गई है मुंबई से आने के बाद। पराए लोगों के लिए अपनी माँ को बातें सुना रही है। मम्मी उसके जेल से रिहा होते ही मैं उससे शादी कर लूँगी और फिर कभी आप लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। इससे पहले कि वो उसे थप्पड़ मारती, अनमोल ने आकर उन्हें रोक लिया। मम्मी वो जब शादी करेगी तब देखा जाएगा। अभी शांति से उसे रहने दो और आप भी रहो। घर में लड़ाई झगड़े से घर का माहौल ख़राब मत करो। उसके समझाने पर वो कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद उसने दीक्षा को डांटा। उन्हें सच बताने की क्या ज़रूरत थी? तुझे शादी करनी है तो चुपचाप जाकर कर ले। घर में ढिंढोरा पीट कर कलेश क्यों करने में लगी हुई है? उसने अनमोल को कोई जवाब नहीं दिया। अपना मूड ठीक करने के लिए वो बंटी को लेकर घूमने निकल गई। कुछ समय बाद सक्षम की मम्मी उससे मिलने जेल गई। उन्हें नई साड़ी में देखकर वो हैरान रह गया। साड़ी कब खरीदी आपने? मैंने नहीं खरीदी, तेरी दीक्षा ने गिफ्ट दी है। तुझसे मिलने के बाद घर आई थी, रात को रुकी थी और फिर सुबह घर चली गई थी। मैं उसे छोड़ने एयरपोर्ट गई थी। कुछ और तो था नहीं मेरे पास उसे देने के लिए। चकली चिवड़ा बनाकर ले गई थी। तेरे लिए टी शर्ट भी खरीद कर रख गई है। कह कर गई है जिस दिन तू जेल से रिहा होगा उस दिन उसी की दी हुई टी शर्ट पहनकर घर आएगा। किसी की सुनती नहीं है, अपने मन की करती है। पागल है, अभी नौकरी लगी नहीं है और खर्चा करने में लगी हुई है। पूजा जी की आधी फीस भी उसने दी है। मैं तो तेरी एफडी तुड़वाने के चक्कर में थी, लेकिन उसने मना कर दिया, ये कहकर कि एफडी आगे काम आएगी। उसके पास अपना कहने के लिए कुछ होना चाहिए। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी और सक्षम तो रोने ही लगा था। पागल है बिल्कुल, दुनिया भर की बातें करती है पर यह बात उसने मुझे बताई नहीं। आपको अभी भी मेरे लिए वो सही नहीं लगती।
उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब तू उसके लिए सही नहीं लगता। मेरी दीक्षा का ख्याल रखियो सक्षम। उसने जो हमारे लिए किया है उसका कर्ज हम इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं उतार सकते। रिश्तेदारों में से कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया। उसकी मौसी एक बार आई थी, सारी जगह मैं अकेली भाग दौड़ करती रही। दीक्षा ने आते ही मोर्चा संभाल लिया और सारी मुश्किलें आसान कर दी। दिल्ली जाकर भी मुझे भूली नहीं, हफ्ते में एक बार फ़ोन तो करती है। पता नहीं उस पर क्या गुजर रही होगी। उसकी मम्मी पापा को उसने सारा सच बता दिया है। बस वो तेरे रिहा होने का इंतज़ार कर रही है ताकि आगे के बारे में सोच सके। दिल्ली सेटल होने के बारे में उसने मुझसे बात की थी। मुझे उसकी बात ठीक लगी। मैं भी अब मुंबई में रहना नहीं चाहती। तेरा क्या विचार है? जो दीक्षा का विचार है। वैसे आपको अभी भी वो पागल लगती है क्या? पागल वो नहीं, मैं थी जो उसे समझ नहीं पाई। वो बहुत समझदार है, बस थोड़े नखरे ज़्यादा करती है। उसको छोटे बच्चों की तरह लाड़ प्यार चाहिए। उसका बंटी भी बड़े कमाल का है, उसकी सलाह से हर काम करती है। ये सुनकर वो हंसने लगा। और क्या क्या बता कर गई आपको? तेरी नीली टी शर्ट के साथ ले गई है, पागल है बिल्कुल। उसके बारे में सोचकर सक्षम की आंखें फिर से नम हो गई थी। दीक्षा की नौकरी नोएडा में लगी थी, वो उसमें व्यस्त हो गई थी। पूजा मैम से उसकी बात हुई थी। वो संजना के पापा मिस्टर सावंत से मिलने उनके ऑफिस गई थी। औपचारिकताओं के बाद मिस्टर सावंत ने कहा, आप एक औरत होकर बलात्कारी को बचाना चाहती हैं, ये देखकर मैं हैरान हूँ। आपने वो वाली कहावत सच साबित कर दी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। पूजा ये सुनकर मुस्कुरा उठी। कहावतों की दुनिया से बाहर आइए मिस्टर सावंत, हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी बेटी ने सक्षम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है और इस बात के हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। आप अपनी हद में रहिए। मेरी बेटी भला ऐसा घिनौना इल्ज़ाम क्यों लगाएगी? बड़ी मुश्किल से वो उस हादसे को भूलकर सामान्य ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही है और आप है कि उसे झूठा ठहरा रही हैं। आपके सारे सबूत आपके क्लाइंट सक्षम की तरह झूठे होंगे। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो गलत काम कभी नहीं कर सकती। आपको समझाना मेरा फ़र्ज़ था। हर जो समझना नहीं चाहे उसे कौन समझा सकता है। मैं नहीं चाहती कि संजना की बदनामी हो, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी जैसी मर्जी। अब सीधा कोर्ट में मुलाकात होगी। मिस्टर सावंत ने पूजा की बातों को नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था। कई बार माता पिता अपने बच्चों के मुंह में इस कदर अंधे आंखें मूंद लेते हैं कि आंखों के सामने सच होते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाती। खैर, इसमें उनका भी कसूर नहीं था, क्योंकि कोई भी लड़की किसी लड़के को फंसाने के लिए उस पर झूठा बलात्कार का आरोप लगा सकती है। ये तो माता पिता ही क्या, हर किसी के सोच से परे हैं। दीक्षा को मुंबई से आए हुए 3 महीने बीत चुके थे और इस बीच उसे मुंबई जाने का मौका नहीं मिला। ऑफिस, घर की जिम्मेदारियों के साथ रितु की डिलीवरी का समय भी नज़दीक आ गया था। ऐसे हाल में वो उसे छोड़कर मुंबई जाने की सोच भी नहीं सकती थी। रितु के पाँव बुरी तरह सूज रखे थे, उठना बैठना मुश्किल हो रखा था। ना लेटते बनता था, ना ही बैठती। अचानक से रात को उसे पेट में दर्द होने लगा। सब उसे लेकर हॉस्पिटल भागे। कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण उसका सिजेरियन करना पड़ा था। रितु ने बेटी को जन्म दिया था। इस खबर से सबके चेहरे खुशी से चमकने लगे थे। पापा जी ने हॉस्पिटल और मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी। दीक्षा ने बुआ होने के नाते बच्चे को शहद चटाने की रस्म की थी। बंटी बाबा के आने से सबसे ज़्यादा खुश थे। उसके छोटे छोटे गुलाबी हाथ पांव देखकर एक ही सवाल पूछता था, जब मैं बेबी था तब क्या मैं भी ऐसा ही था? रितु ने उसे बेबी का बॉडीगार्ड बना रखा था। अपने काम को उसने इतनी गंभीरता से ले लिया था कि किसी को उसके पास ज़्यादा देर फटकने नहीं देता था। कुछ समय बाद कोर्ट में सक्षम के केस की सुनवाई थी। पूजा ने उसकी मम्मी को आगाह भी कर दिया था कि कोर्ट में कोई ऐसी बात हो सकती है जो माँ होने के नाते उन्हें सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन वो मानी नहीं। कोर्ट में पहला सबूत पूजा ने प्रस्तुत किया। देखते हैं पूजा कोर्ट में क्या सबूत पेश कर किया है और क्या होने वाला है कोर्ट में।